नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आगामी परीक्षा के लिए हम निरंतर यहाँ पर प्रश्न आपको दे रहे हैं, वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। अगर आप इन प्रश्नों का रेगुलर अभ्यास करना चाहते हैं और ज़्यादा मात्रा में इन प्रश्नों को खुद से अटेम्प्ट करके अपनी कमियों का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ क्विज लगातार आपको दी जाती है, प्रश्न हल करवाए जाते हैं, आप लाभान्वित होंगे इससे। परीक्षा से पहले नया पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि नुकसानदायक है। जितना कि आप प्रश्नों को अभ्यास करें तो फायदे में रहेंगे, तो प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। फिलहाल इस पहले प्रश्न को देखिए। इस पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। तो एक तरफ शासकों के नाम दिए हैं, मतलब उनका ओरिजिनल नाम दिया है, दूसरी तरफ उनकी उपाधियां दी हैं। मतलब जब कोई भी राजकुमार पैदा होता है तो उसके माता पिता उसका नाम रखते हैं, जब वो बादशाह बनता है तो उसका नाम कुछ और हो जाता है, मतलब वो अपनी महिमा मंडित करने के लिए अपने को खूब बढ़िया वाला नाम रखता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं रफ़ी-उद-दौला जब राजा बनता है, कुछ ही समय तो बनते ही हैं ये दोनों, रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दरजात। तो जब ये बनता है तो शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि को धारण करता है। अली गौहर जब शहंशाह बनता है तो ये शाह आलम द्वितीय की उपाधि को धारण करता है। और मोहम्मद शाह रंगीला की पदवी धारण किए हुए था। कुछ तो इन्हें दे दी जाती है और कुछ ये खुद एज्यूम कर लेते हैं। बाकी नादिर शाह की उपाधि थी किबला-ए आलम, ठीक है, किबला-ए आलम इसको कहा जाता था। तो बताइए इसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। किबला-ए आलम और नादिर शाह वाला जो ऑप्शन है उसको हम इसमें चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपने देखा, अगले वाले को देखिए, मुअज्जम और आजम इनके बीच में हुआ था जजाऊ का युद्ध। ये पूछा जा सकता है कि मुअज्जम और आजम के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, लेकिन ये कब हुआ था? तो डेट और युद्ध का नाम दोनों आपको, और साथ में दोनों पक्षों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा प्रश्न और इसके ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा, 18 जून 1707। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। अब इसके बाद अगले प्रश्न में चले। किस मुगल शासक ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? राममोहन राय कोई ऐसे किसी स्टेट के मालिक या राजा नहीं थे, एक पढ़े लिखे आदमी थे बस, लेकिन उनको राजा की उपाधि देकर मक्खन लगाने का काम किसने किया था? उसका भी उसमें अपना फायदा था। तो ये कौन था? मोहम्मद शाह था, अकबर द्वितीय था, अहमद शाह था, या फिर इसमें से बहादुर शाह जफर को आप देखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से अकबर द्वितीय का नाम आप बार बार पढ़ते हैं कि इन्होंने राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और फिर विदेश भेजा था अंग्रेज़ों के पास कि ये इनकी पेंशन की सिफारिश करें, और वहीं पर राजा राममोहन राय की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले दीवानी का अधिकार किसे दिया था? शाह आलम द्वितीय को दिया था। माफ़ कीजिए, अंग्रेज़ों को सबसे पहले दीवानी का अधिकार किसने दिया था? मतलब दीवानी और जो फौजदारी होती है ना, तो दीवानी यानी राजस्व वसूली का जो अधिकार है वो अंग्रेज़ों के हाथ आ जाता है। किसने दिया था सबसे पहले? ये शाह आलम द्वितीय का काम था, या अहमद शाह अब्दाली ने दिया था, रंगीला ने दिया था, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय आपको इलाहाबाद की संधि मालूम होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। वह कौन सी तारीखें हैं जब दोनों गोलार्ध यानी जो साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध है, दोनों में दिन और रात बराबर हो जाते हैं? ये कौन सी तारीख है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर की तारीख है, या फिर 21 जून 22 दिसंबर, या 21 जून और 22 दिसंबर। इसमें ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखकर बताएं। देखिए 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। याद रखिएगा इसमें 21 मार्च किसके लिए? ये उत्तरी गोलार्ध के लिए। इसमें आप साउदर्न और नॉर्दर्न दोनों का देख रहे हैं एक साथ, इसीलिए पेयर में दिया हुआ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 6th क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? यहाँ आप देखें तो बताइए अफ्रीका की कौन सी ऐसी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है? ये लिम्पोपो है, कांगो है, नाइजर है, जाम्बेजी है, नदियों के नाम, और ये सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? लिम्पोपो, ये 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चिनूक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं जुड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं, पवनों के नाम दिए हुए हैं, मतलब हवाओं के। और बूरन जो है ये सहारा डेजर्ट की है, ब्लिजार्ड जो है ये चिली का है, और सामूम जो है वो ईरान में कहा जाता है। तो बताइए इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत इसका कौन सा है? सी वाला है। ये जो बूरन और सहारा दिया हुआ है ना, माफ़ कीजिए, इसमें 7th वाले का जो सी वाला ऑप्शन है यानी ब्लिजार्ड और चिली वाला, ठीक है, सी वाले को चुनते हैं। ब्लिजार्ड और चिली वाला ऑप्शन ये सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 को देखिए। राणा प्रताप सागर परियोजना है, ये कैसी परियोजना है? मतलब नाम तो आपने सुना, किस चीज़ का उत्पादन यहाँ से होता है? अणु शक्ति संयंत्र के तौर पे ये जाना जाता है।
मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या फिर फिश कंजर्वेशन प्लांट है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसमें से कौन सा है? तो 8th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये एक पनबिजली संयंत्र है, पानी के द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, भारत का वह कौन सा अभयारण्य है जिसमें कि हाथियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? देखिए, अभयारण्य नहीं होता है, अभयारण्य होता है, ठीक है, अभयारण्य होता है, ये सही शब्द है। तो इसमें आप देखें, हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? दुधवा में पाई जाती है, काजीरंगा में पाई जाती है, मानस में पाई जाती है। ये है कहाँ पे? अगर लोकेशन आप जानते हैं तो उससे भी आप गेस कर सकते हैं, या फिर नंदा देवी में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। काजीरंगा में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा। वैसे तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, लेकिन हाथी यहाँ एक अच्छी तादाद में पाए जाते हैं। इसके बाद 10th क्वेश्चन को देखिए, पूछा गया है कि श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्चिंग का स्टेशन ये किस झील के पास में है? तो ये चिल्का लेक है, गोदावरी है, महानदी, तो 2 नदियों के ही नाम है, तो झील तो है नहीं। बाकी पुलिकट दिया हुआ है, इसमें आप देख कर बताइए। और ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब अगला वाला, ये 9th, तो इसे आप 10th मान लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुलिकट हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 11th क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन इंडिया, कब इसको कहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था? मतलब जगह का नाम आपको बताना है। तो पंतनगर में किया गया था, जबलपुर में, या फिर कानपुर या अयोध्या? इसमें विकल्प आप देखें। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पंतनगर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सोनार का अधिकांशतः प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मतलब कौन से लोग इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो सोनार जो है ये अल्ट्रासोनिक्स पर आधारित होता है। नौ संचालकों के द्वारा, यानी जो नेविगेटर्स होते हैं, नाविक होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर या अंतरिक्ष यात्री। तो पानी में डूबी हुई वस्तुओं का और पानी में जो डूबी हुई चट्टानें हैं उन सब का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो सोनार को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? नौ संचालन में इस्तेमाल करेंगे। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही। इसके बाद पूछा गया है एंटी सॉल क्या है? ये मिट्टी की एक वेराइटी है, ये तो यहाँ पता चल रहा है, लेकिन असल में कैसी मिट्टी है? एलुवियल है, या फिर ब्लैक सॉयल है, लेटेराइट है, रेड सॉयल है? इसमें से कौन सी होगी? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये लेटेराइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल 500 अवार्ड आप देखते हैं दिया जाता है, ये किस लिए दिया जाता है? मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल जो करता है उसको दिया जाता है, या एंटी ड्रग कैंपेन जो चलाता है उसको मिलता है? कौन सा है इसमें से? देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले इसमें से कौन से? तो लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा और बागपत सबसे कम, खीरी और हापुड़, सोनभद्र और संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी और सोनभद्र, इसमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर आप बताइए, पेयर दिया हुआ है, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें खीरी मतलब लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी और हापुड़ सबसे ज़्यादा, लखीमपुर खीरी सबसे कम, हापुड़, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखिए, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कैसे? स्थगन के द्वारा, मतलब उसका एडजर्नमेंट कर दिया जाए, या उसे उसका सत्रावसान कर दिया जाए तो बैठक समाप्त हो जाएगी, विघटन के द्वारा उसे समाप्त किया जा सकता है, या तीनों से समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें आप देखें, सिंपल है ये तो, आराम से आप तीनों ही किया जा सकता है, जैसी परिस्थिति हो तो उपयुक्त सभी। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के हिसाब से भारत किस द्वीप खंड का हिस्सा था? वैसे तो हम पेंजिया और पैंथालासा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम पौराणिक मान्यता देखें और प्राचीन मान्यता देखें तो ये जम्बू द्वीप का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसे चुनते हैं। ऐसा द्वीप या ऐसा जमीन का टुकड़ा जहाँ जामुन के वृक्षों की भरमार हो। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लेड से बने औजार ये किस समय की विशेषता है? पुरापाषाण काल की, मध्य पुरापाषाण काल की, मतलब पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, या फिर उच्च पुरापाषाण काल या मध्य पाषाण काल? इसमें से कौन सा पाषाण काल यानी पैलोलिथिक एज है, आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये उच्च पुरापाषाण काल में पाए जाते थे ब्लेड से बने हुए औजार। इसके बाद नेक्स्ट, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है, इसमें से कौन सा है? तो हड़प्पा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, यहाँ पे भारत के ही संदर्भ में नहीं पूछा जा रहा है, ओवरऑल पूछा जा रहा है। कौन सा यज्ञ ऐसा होता था जिसमें कि जानवर को मारकर चढ़ाते थे और शराब की आहुति दी जाती थी? सुरा यानी मध्य से तात्पर्य होता है। तो अग्निहोत्री में ऐसा किया जाता था, सौत्रमणि में होता था, पुरुष मेध में होता था, या फिर आप बताएं राजसूय में होता था? 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें से बी वाला हो जाएगा, सौत्रमणि जो यज्ञ होता था उसमें पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के होते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, सिंधु घाटी और वैदिक दोनों सभ्यताओं में क्या समानता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारी देसी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता बाहर से आए लोगों ने बसाई है, जो कि हमारे देशी परिवेश के साथ एकदम घुल मिल गई।
तो अब इसमें बताइए शहरी जीवन दोनों में कॉमन था, मूर्ति पूजा का रिवाज दोनों जगह पे था, जाति प्रथा दोनों जगह थी, या इसमें से कुछ नहीं समान था। तो 22वें को अगर आप देखेंगे तो इसका जो बी वाला है, मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों में था, बस फर्क यह है कि मंदिर बनाकर कहीं भी मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। और हाँ, एक चीज अंतर है, देखिए मूर्ति पूजा का प्रावधान तो था, लेकिन सिंधु समाज जो था, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, वो मातृसत्ता को मानती थी, मतलब मातृसत्ता का उसमें वर्चस्व माना जाता था। और आर्यों की जो वैदिक सभ्यता थी उसमें पुरुष सत्तात्मक समाज था, यानी पिता ही सर्वोच्च होता था, तो जितने मेल डाइटी हैं, पुरुष देवता होते थे, उन्हीं की ज़्यादा उपासना होती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को आप देख रहे हैं, अल नीनो का संबंध किससे है? तो ये भारतीय मानसून से जुड़ा है, बारिश होगी या नहीं होगी ये अल नीनो और ला नीनो पर डिपेंड करता है। मौसम की भविष्यवाणी हम इससे कर सकते हैं, या ईस्ट डिप्रेशन का पता लगा सकते हैं, या जो पश्चिमी अवदाब है उसका पता लगा सकते हैं। अल नीनो किससे रिलेट करता है बताइए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, देखकर बताइएगा। 23 भारतीय मानसून से इसका संबंध है फिलहाल, इसमें जो विकल्प दिए उसमें ज़्यादा सही तो यही बैठता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किसके द्वारा किया गया? मतलब कौन सा इतिहासकार अपनी किताब में ये सब लिखता है? तो अल बरूनी लिखता है, अल मसीदी लिखता है, अल मसूदी, ये अलमकदीसी है असल में। तो अल मसूदी के द्वारा इसका वर्णन किया जाता है, या हैकल करता है? बताइए इसमें से कौन सा होगा? किताबुल हिंद ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। फिलहाल 24 का करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। अल मसूदी के द्वारा भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया जाता है। अल बरूनी और अल मसूदी में कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद 25 में कहा गया कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो एल नीनो से कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब सूखे और बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है। जेट स्ट्रीम नहीं प्रभावित करती है, जो कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में बहती। तिब्बत का पठार जो है वो इसमें असर नहीं डालता है, या गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव नहीं होता है। तो भारतीय मानसून का गल्फ स्ट्रीम से क्या लेना देना हो सकता है? आप सोच कर देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, मतलब जमीन आसमान की दूरी है। तो इसमें से डी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27, मैंग्रोव वनस्पतियां किस प्रकार की मिट्टी में पैदा होती हैं? तो खारी और दलदली मृदा उसको चाहिए होती है। मैंग्रोव कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, कच्छ क्षेत्र होते हैं, दलदल क्षेत्र होते हैं। तो पर्वतीय मृदा होती है, दलदली मृदा होती है, दलदली ही होती है, इसमें सिंपल है, आप चुन सकते हैं। इसके बाद 28 को देखिए, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? मतलब जो पार्टी सिस्टम है वो किस बड़े सिस्टम का पार्ट है? तो सोशल सिस्टम का, इकोनॉमिक सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम का, इंटरनेशनल सिस्टम का। 28 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था से ये जुड़ा हुआ है, और राजनीति से इधर इसका क्या महत्व हो सकता है? 29 को देखें, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किसके बारे में प्रावधान करती है? तो पंचायती व्यवस्था के बारे में, दल बदल विरोधी कानून के बारे में प्रावधान करती है, या फिर करप्शन प्रिवेंशन की बात करती है, या इसमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 29 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर बताइए, डी वाला हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। क्यों नहीं? तो जो 4th शेड्यूल है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, शिक्षा जो कि प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, बाद में संवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। तो ऐसा करने के लिए संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन करना पड़ेगा। तो ये कौन से नंबर का संशोधन था जरा बताइए, जिसके द्वारा शिक्षा को संवर्ती सूची का विषय बना दिया गया? लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। सी का मतलब 42वें संशोधन के द्वारा, ये अमेंडमेंट को आप ऑप्शन मत समझ लीजिएगा, इसमें 24वां, 36वां, 42वां और 45वां दिया है। 42वें संशोधन के द्वारा शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल किया गया, मतलब इस पर कानून बनाने का राइट केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। तो इसका 42वां चुनते हैं। और इस क्विज में, मतलब इस क्विज के वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।